सुबह खैर लाहौरियो जनाब, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं उम्मीद भी करती हूँ और ये मेरी हर दफा दुआ भी होती है कि जनाब आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी हों ठीक ठाक हों और हमारा शो भी देख रहे हो। और हमेशा की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए मजे मजे के और इंफॉर्मेटिव जो है टॉपिक्स लेकर आए हैं और आपकी खिदमत में हाजिर करेंगे। बहुत सारे गेस्ट होंगे जो आपको बताएंगे उनके बारे में। तो जनाब जल्दी से ना आप लोग भी स्क्रीन के सामने आ जाए, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ और अपना गर्मा गर्म कप भी लेके आ चुकी हूँ जिसमें गर्मा गर्म चाय भी है। तो बहुत से लोग अभी इस वक्त तैयार हो रहे होंगे, यहाँ पर नाश्ते के टेबल पर नाश्ता कर रहे होंगे और साथ साथ हमारा शो भी लगा हुआ होगा। तो जनाब मैंने ये आपको कहना है कि जिंदगी ना एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, उसे खुशगवार बनाने की हमें हमेशा छोटी छोटी कोशिशें करते रहना चाहिए, मोहब्बतें बांटना चाहिए और मोहब्बतें समेटनी भी चाहिए। और अशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि जनाब मोहब्बत की पहचान मिकदार नहीं बल्कि मयार से होती है, और मोहब्बत थोड़ी भी मिले मगर सच्ची मिले तो जिंदगी संवर जाती है। तो इसलिए ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी हमें जिंदगी संवारने की कोशिश करनी चाहिए। जितनी हम मोहब्बत देंगे दूसरों को उतनी ही हमें मोहब्बत वापस मिलेगी और इसी तरह हमारी भी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी, अच्छी गुजरेगी। और हमारी जब गुजरेगी तो हमारे साथ साथ जो बाकी के मुंसलिक लोग होंगे, हमारे रिश्तेदार, जितने भी बाकी रिश्ते हमारे से मुंसलिक होंगे, वो भी अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो इसी खूबसूरत से पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो बच्चे हर घर की रौनक समझे जाते हैं और उनमें वालिदैन की जान भी बसती है। तो बच्चों की पैदाइश से पहले और उसके बाद वालिदैन को हमेशा एक ही फिक्र सताती है कि जनाब उनके जो बच्चे हैं वो हमेशा सेहतमंद जिंदगी गुजारे, तंदुरुस्त रहे और उन्हें कभी गर्म हवा तक ना लगे। लेकिन बच्चे बहुत ही नाजुक होते हैं और अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं तो उन्हें कुछ खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें यरकान एक आम मर्ज है। और पैदाइश के बाद पहले चंद दिनों में बच्चे का जिगर इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता जितनी अच्छी तरह से बाद में काम करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिल्द और आंखों के सफेद हिस्से में फैलाहट पैदा होती है। जबकि कुछ बच्चों में फेफड़ों का मर्ज भी पैदा हो जाता है और खास तौर पर जिन बच्चों की पैदाइश मुकर्ररा वक्त से पहले होती है उनमें ये जो मसले हैं और भी संगीन हो जाते हैं। और अब एक और मर्ज पूरी दुनिया में सर उठा रहा है या फैलता जा रहा है और वो है नौज़ायदा बच्चों में हेपेटाइटिस का होना। WHO के एक हालिया तहकीक के मुताबिक 16 मुमालिक में अब तक 1 माह से लेकर 16 साल तक की उम्र के 170 बच्चों में हेपेटाइटिस के वायरस का मुशाहिदा हो चुका है। और बच्चों में यरकान और हेपेटाइटिस की वजूहात क्या हो सकती हैं, इनसे बचाव और इलाज कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नासिर राना साहब हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब जिस तरह मैं बात करी थी कि बच्चों में भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो वो पैदा होते हैं तब भी हो जाती हैं, पैदा होने के बाद भी उनको लग सकती हैं। लेकिन ये जो यरकान और हेपेटाइटिस की मैं बात करी हूँ ये तो बहुत ज़्यादा कह लें कि बढ़ता ही जा रहा है, फैलता ही जा रहा है, खासतौर पर बच्चों में। तो ये सबसे पहले तो हमें बताइए कि ये हेपेटाइटिस है क्या और इसकी वजूहात क्या हो सकती है? देखें, जो हेपेटाइटिस है इसका मतलब है कि जिगर की सोजिश, ठीक है, कि जिगर आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब जो दो अलग आप कह लें कि ग्रुप्स हैं। एक तो जो पैदा होते ही बच्चों को यरकान होता है, जैसे अभी आपने कहा कि जो नौज़ायदा बच्चों को यरकान होते हैं, उसकी डिफरेंट कॉजेज़ हैं और वो एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है। उसमें से जो सबसे कॉमन होती है वो आम तौर पे जो ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज़ होती हैं पेरेंट्स का, यानी माँ और बाप का ब्लड ग्रुप जो है बच्चे से अगर डिफरेंट हो तो उसमें बच्चे के सेल्स का ब्रेकडाउन होता है, जो रेड सेल्स होते हैं, उसकी वजह से बच्चों को यरकान होता है। वो आप समझ लें कि 60% बच्चों को नॉर्मली हो जाता है। अच्छा। लेकिन उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है एक रेंज के अंदर है, जो नॉर्मल रेंज के अंदर है, उसके लिए कोई लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। बाकी जो बच्चे होते हैं उनमें ये उस रेंज से हट जाता है, निकल जाता है, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। उसमें फिर कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं। अच्छा, उसमें अब जो कॉजेज हैं वो ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटीज के अलावा कुछ और भी कॉजेज होती हैं। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे जो जिगर है हमारा, जो लिवर है, वो एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा आप समझ लें कि फाइन स्ट्रक्चर है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ। उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से काफ़ी सारे फंक्शंस तो अभी मेडिकल साइंस को पता लग गए हैं। हाँ। और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक नहीं पता लग सके। डायग्नोज मतलब उन्होंने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि क्या क्या इसके फंक्शंस और भी हो सकते हैं। उसमें जो एंजाइम्स हैं डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे होते हैं।
अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, तो जब वो डेफिशिएंसी होती है तो वो अपना स्टेप्स या अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं करता। जब वो कंप्लीट नहीं करता है तो किसी सूरत में सामने आ जाता है, लाइक जिगर का साइज़ बड़ा होना, यरकान का होना, अच्छा, या बाकी बॉडी में आप जो उसका मेटाबॉलिज्म के काम है जो कर रहा होता है वो सामने नहीं आते, वो कंप्लीटली नहीं होते, तो बच्चे डिफरेंट तरह की बीमारियों से सफ़र करते हैं। ये तो एक होगी जो नज़ायदा बच्चों की बात है। जो दूसरा भी आपने कहा हेपेटाइटिस, आमतौर पे जो हम देखते हैं बड़े बच्चों में 1 साल 2 साल 3 साल, ये फिर एक्वायर्ड होता है। इसमें ये नहीं होता कि उनको कोई पैदाइशी नुक्स नहीं होता बच्चों में, ठीक है, ये तो एक वायरस है जिसको हेपेटाइटिस का वायरस होता है, जो डिफरेंट किस्मों के हैं। बच्चों में आमतौर पे हेपेटाइटिस ए का वायरस ज़रा ज़्यादा कॉमन है, हेपेटाइटिस ए और ई जो ज़रा रिलेटिवली कॉमन है, फिर बी और सी जो बड़ों में कॉमन है। ये वायरस जब जाता है बॉडी में तो जाके ये सीधा लिवर को अटैक करता है। ओके, लिवर के जो सेल्स हैं उनको डैमेज करता है। जब सेल्स डैमेज होते हैं तो जो वो प्रोसेस होता है, जो बिलिरुबिन का जो रूटीन में एक बन रही होती है बॉडी में, जो कि एक्सक्रीट होती है यूरिन में या आप कह लें कि स्टूल में एक्सक्रीट हो रही होती है, जिसका पता भी नहीं लगता, ठीक है, वो स्टॉप हो जाता है प्रोसेस। जब अच्छा। प्रोसेस स्टॉप होता है तो यरकान हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं। अच्छा, और फिर बच्चे उसकी का रंग भी पीला होना शुरू जी हो बिल्कुल, जाता है, हाँ। उस बच्चे का रंग पीला होना शुरू हो जाता है, आंखें पीली होती हैं। फिर डिपेंडिंग अपॉन उसकी सिवियरिटी, अच्छा, जैसे मैंने कहा ना, हम जो भी खाते पीते हैं ना वो मैदे में जाता है, मैदे से वो फिल्टर, जिगर उसको फिल्टर करता है, ठीक फिल्टर है। करके ब्लड में शामिल करता है। यानी इतना अच्छा एक सिस्टम चला हुआ है कि हम हर जो तरह की चीजें हमें चाहिए, जो मिनरल्स विटामिन चाहिए, हम वो हर फिर तरह हमारे, की, हाँ जी, हम हर तरह की चीज़ खाते हैं ना, ठीक है, लेकिन जो टॉक्सिन्स हैं, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, वो जिगर इसको फिल्टर कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी का फिल्टर खराब हो जाए तो वो चीज़ें डायरेक्ट ब्लड में चली जाती हैं। ओके, जब वो डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं तो वो ब्रेन को भी जाएंगी, आपके दिमाग को, बिल्कुल मतलब ऐसे, हार्ट को हाँ, भी आपके जाएंगी, हार्ट लंग्स को भी जाएंगी। जाएंगी। उससे ना फिर आपके मल्टीपल डैमेज हो सकते हैं, और उस सेवेरिटी पे डिपेंडिंग अपॉन इट्स सेवेरिटी कितना डैमेज हुआ है, ठीक, बड़ा वेरिएबल कंडीशन होती है। ठीक है। लेकिन मुझे बताइए, एक तो चले हो गया ना कि आपको मिल गया, जीन्स में आपको मिल गया जो नौज़ायदा बच्चों में, एक आपने बताया कि चले 2 से 3 साल के बच्चों में भी हो सकता है, व्हाट्स सो ऑन, लेकिन उसकी क्या वजह है? अगर बच्चे कोई गलत चीज़ें खा रहे होते हैं या वालिदैन को ये एहतियात नहीं करते हैं जिसकी वजह से उन्हें ये लग सकती है बीमारी? देखिए, जो जैसे मैंने कहा ना, यरकान के जो 3 4 5 कॉमन वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, हाँ ई है, और जो अभी आपने एक जिक्र किया है कि जी 170 बच्चों में हुआ, बाहर के मुल्कों में आइडेंटिफाई किया, ये इनसे हट के एक नया वायरस है। हाँ, ये उनमें इनसे हट के है नया वायरस। अच्छा, अच्छा, जहाँ तक ए की बात है ना, वो फैलता है खाने पीने की चीज़ों से। ठीक है, और ठीक है, से फॉर एग्जांपल, अगर आपका जो वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर है, वो किसी का क्लीन नहीं आ रहा, या बच्चों ने कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक्स या जूसेस बाजार से ऐसे लिए जो साफ़ नहीं है, ठीक है, जब उन्होंने बनाए तो उसमें वायरस है, तो वो जब बच्चे पिएंगे तो उसमें अल्टीमेटली वायरस उनके ब्लड में जाएगा। जब ब्लड में जाएगा तो वो उसको डैमेज करेंगे, लिवर को डैमेज करेंगे। बच्चों में कॉमन कॉज तो हेपेटाइटिस ए की है, और उसकी जो वजूहात वो खाने पीना। हाँ, अब ये जो इस वजह से जिन मुल्कों में खाने पीने में स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, खाने पीने की चीज़ें साफ़ हैं, पानी साफ़ है, जूसेस, ये कोल्ड ड्रिंक सारी साफ़ हैं, उसमें ये वायरस नहीं होता, उन मुल्कों में अब हेपेटाइटिस ए बहुत रेयर हो गया। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और वैसे तो इसकी रेशो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, या थोड़ी सी कंट्रोल में भी आ रही नहीं, है? इसकी रेशो ना, आप कह लें कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतनी कंट्रोल में नहीं है अच्छा। हेपेटाइटिस ए की। जब सीज़न इसका आता है, पहले आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले, ये सिर्फ गर्मियों में ज़्यादा केसेस इसके हम देखते थे, क्योंकि गर्मियों में खाना पीना जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें कंटेमिनेशन जल्दी हो जाती है, फिर लोड शेडिंग के मसले हाँ होते हैं, जी। लोगों ने खाना रखा, दूध या फ्रिज में रखा, तो वो 4 घंटे लाइट ही नहीं हाँ। आई तो वो ख़राब हो गया, उसमें वायरस जो सा मल्टीप्लाई कर गया। लेकिन अब कुछ अरसे से आप समझ लें कि ये सर्दियों में भी बहुत सारे केस हम देखते रहे। अच्छा। उसकी वजह यही है कि कंटेमिनेशन ज़्यादा होती रही है, और तीसरा एक इसकी वैक्सीन भी है, जो कि अभी ज़ाहिर है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो बहुत सारे सही। लोग तो नहीं लगवा सकते। लेकिन बहरहाल हेपेटाइटिस ए के जो केसेस हैं, या इवन ई के, वो भी आप कह लें कि कम नहीं हो रहे, अभी भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, जिनको कंट्रोल करने की हमें जरूरत है। जिनको कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। और असल में इनमें यही है कि इसकी प्रिवेंशन जो सी ना, वो जी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या प्रिवेंशन इसकी कर सकते हैं इससे बचने के लिए, क्योंकि वालिदैन ही इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, या प्रिकॉशनरी मेजर जो है बच्चों के हवाले से ले सकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो इतनी पता नहीं है कि एहतियात क्या करनी है। तो क्या आप कहेंगे वालिदैन के हवाले से कि वो पहले क्या इकदाम करने की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी? देखें, जो कुछ बीमारियां, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बीमारियां, जैसे मैंने अभी जिसको हम कहते हैं कि जी फिकोरल रूट, उसको कहते हैं कि खाने पीने की चीज़ों से फैलती हैं, जी, उसमें हेपेटाइटिस ए भी है, जी, कॉलरा भी है, टाइफाइड भी है, ठीक है, और जो डायरिया के अदर कॉजेज़ है ना, जो अक्सर आपने देखा है, जैसे मौसम गर्मी आती है, डायरिया के वार्ड्स भर जाते हैं, एक एक वार्ड में 200-200 400-400 मरीज आ जाता है, जबकि पहले नहीं आ रहा होता। तो चूँकि गर्मियों में मैंने कहा कि खाने पीने की चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती,
अच्छा, अब उसमें प्रिवेंशन तो यही है कि जितना आप सफाई का ख्याल रखेंगे, ठीक है, आप बच्चों को बताएं कि जी अच्छी तरह आपने जब भी खाना है हाथ धोने हैं, वॉशरूम से आना है तो अच्छी तरह हाथ धोने हैं साबुन से, ताकि अगर कोई वायरस हो तो उसके खाने में शामिल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो पानी है उसका ख्याल रखा जाए। अगर आप के पास अवेलेबिलिटी का इशू है तो आप पानी को बॉईल करके इस्तेमाल करें, ठीक है, ताकि उसमें वायरसेस किल हो जाएंगे। तीसरा यह है कि बच्चों को अगर आपने स्कूल भी जाते हैं तो आप उनको बॉइल्ड वाटर बॉटल में डाल के दे दें, रादर देन वो स्कूल में किसी एक नलके से पानी पिए या दूसरे से पिए। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं, अक्सर आप देखें जो PCSIR अक्सर चेक करता रहता है, लाहौर के अक्सर जगहों के पानी है जो कंटेमिनेटेड होता है, वो क्लीन नहीं होता। और कई दफ़ा तो रिपोर्ट्स जो हैं उसमें 60% 70% तक वो मिक्स हुआ होता है सीवरेज वाटर से। सीवरेज वाटर जो आप समझ ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे लिए, खासतौर पर लाहौरियों के लिए, कि साफ पानी हमें नहीं मिलता है, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत फैलती हैं। और अगर हम इनको बीमारियों को फैलने से ना बचा सके ना, तो बीमारियों का इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। से फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक डायरिया का वार्ड, उसमें 50 बेड्स हैं, 30-40 मरीज आते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, हम उसको ट्रीट करते जा रहे हैं। अगर किसी एरिया के बहुत सारे लोग वो गंदा पानी पी लें, 200, 300, 400 पेशेंट आ जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से वो अक्सर प्रॉब्लम होता है जब लोग कहते हैं बेड्स नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही, लड़ाई हो जाती है हॉस्पिटल्स में, एक बेड पे 3 पेशेंट हो गए, 4 पेशेंट्स हो गए। ये सारी प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। अब जिन मुल्कों ने तरक्की कर ली है ना, उन्होंने प्रिवेंटेबल डिजीजेज से जान छुड़ा ली है, इसलिए उनके हॉस्पिटल्स में अब इस तरह का रश नहीं होता। उनके हॉस्पिटल्स में अब इलेक्टिव बीमारियों का रश होता है, या जो थोड़े से प्रॉब्लम, जैसे फॉर एग्जांपल हर्निया का पेशेंट आ गया, किसी को एस्थमा है तो चले वो इस तरह के पेशेंट, ये सडनली एपिडेमिक से नहीं आती। अच्छा, एपिडेमिक उन्होंने अभी बहुत अरसे बाद ये कोविड की देखी है, यूरोप ने या अमेरिका ने सिर्फ कोविड की एपिडेमिक देखी है। हम तो आप समझ लें कि हर महीने कोई ना कोई एपिडेमिक देख रहे हो, कभी कॉलरा की एपिडेमिक, कभी डायरिया की एपिडेमिक, कभी डेंगू की एपिडेमिक, ये हर साल हमें देखी। हम तो अभी कोविड से नहीं निकलते तो डेंगू आ जाता है, डेंगू से निकले तो डायरिया की बीमारियां आ जाती हैं, उससे निकलेंगे तो हेपेटाइटिस A आ जाता है। कुछ अर्सा पहले तक एंटेरिक टाइफाइड फीवर के बहुत ज़्यादा केसेस थे। अभी जब गवर्नमेंट ने पिछले कुछ महीने पहले, ऑलमोस्ट साल पहले, इसके टाइफाइड के अगेंस्ट एक कंपेन चलाई थी, पहले सिंध गवर्नमेंट ने चलाई, फिर पंजाब में भी हुई, उससे टाइफाइड के केसेस को काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा। लेकिन टाइफाइड भी खाने पीने की चीज़ों से फैलता है। अगर आपने वैक्सीन भी करा दी हो, वैक्सीन एक हद तक प्रोटेक्ट करती है ना किसी को। से फॉर एग्जांपल मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप हेलमेट जो से पहनते हैं वो प्रिवेंट करने के लिए पहनते हैं कि हेड इंजरी ना हो। अगर आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं या वैसे स्लिप होते हैं, गिरते हैं, छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, तो आपको हेड इंजरी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी टक्कर ही ट्रक से हो जाती है, ट्रक आपको क्रश ही कर देता है, तो हेलमेट बेचारा क्या करेगा। इसी तरह जो टाइफाइड है या हेपेटाइटिस A है, थोड़ा बहुत वायरसेस या बैक्टीरिया आ रहे हैं पानी में, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप बचे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। थोड़े बहुत आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका वायरल लोड या बैक्टीरियल लोड इतना ज़्यादा है कि आप जो भी खा पी रहे हैं वो फुल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, फिर आप नहीं बच सकते। जिस तरह आप कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन मौजूद है लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो आपको नहीं लगता फिर जो है गवर्नमेंट लेवल पर इसको लगानी चाहिए ताकि लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर भी आ जाए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो तो नहीं लगवा सकते अगर इतनी एक्सपेंसिव होगी तो। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। उसमें दो चीज़ें ना, एक तो इसकी प्रिवेंशन में बड़ा ज़रूरी है कि ये लोग इसका सफाई का ख्याल रखें। सही। बाहर की जो खुली चीज़ें होती हैं, अब आप देखेंगे ना, गर्मियाँ जैसे आती हैं, रेडियो पे शरबत लग जाते हैं तरह तरह के, उधर नलके से पानी भरते हैं, उसमें थोड़ा सा वो रंग डालते हैं, शरबत डालते हैं, जो भी है, उन लोग धड़ाधड़ पी रहे होते हैं सड़कों पे खड़े होकर। अब उसकी सफाई का कितना है, कोई इसको चेक करता है कि नहीं, वो कंटेमिनेटेड है कि नहीं, उसमें कितने जरासीम हैं। फिर लोग खुद भी जाके डिफरेंट जगहों पे खाना खाते हैं, जो आप इसमें आमतौर पे कहते हैं ना कि अगर कुक्ड फूड नहीं है तो रॉ फूड आप खाएंगे, रॉ कहीं से भी, तो उसमें चांस है इसके बीमारी के फैलने का। और फिर वैक्सीन का आ जाता है, स्टेज आती है कि फिर आप लोगों को वैक्सीन करें, वैक्सीनेट करें, क्योंकि इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी होती हैं। जब इसकी बीमारी बढ़ती है तो जो गवर्नमेंट्स फिर ऐसा अफोर्ड करती हैं तो फिर वो ग्रेजुअली वैक्सीन की तरफ आ जाती हैं। होपफुली हमारी गवर्नमेंट भी आ जाए, होपफुली होप कर सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि डॉक्टर साहब, इसकी अलामात क्या हो सकती हैं, क्योंकि बच्चों को तो नहीं पता कि हमें इस तरह की अलामात आ रही हैं। एक तो आ गया ना कि पीलापन हो जाता है। नहीं, पीलापन इसकी जो अलामात है ना, वो बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं जल्दी पता लगती। अच्छा। और इवन कई दफ़ा तो डॉक्टर्स को भी शुरू में नहीं पता लगती। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट आएगा ना, बच्चा जो है अगर 10 साल का, वो कहेगा जी मेरे पेट में दर्द हो रही 2 दिन से। ठीक है। आमतौर पे जो पेरेंट्स हैं, अच्छा कहेंगे जी कोई ना कोई ऐसे मेडिसिन दे दी, कोई मतलब कोई इस तरह की मेडिसिन दे दी कि मैदे की तेजाबियत है, जलन है, कोई इस तरह की मेडिसिन लोग दे देते हैं। अच्छा, वो फिर जो दर्द है वो साथ वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके।
क्योंकि इसका जो पीलापन है ना वो बाद में आता है, सही 4-5 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद आता है, आमतौर पे 5-6 दिनों के बाद आता है। ठीक है। उस वक्त जाके पेरेंट्स को पता लगता है या फिर जो जनरल फिजिशियंस होते हैं उनको पता लगता है। लेकिन उससे पहले अगर बच्चे के पेट में दर्द है, वॉमिटिंग है, अगर कोई भी डॉक्टर उसको लटा के चेक करे, उसके पेट पे हाथ रखे, तो जो जिगर वाली जगह है जी, उस पर उसको पता लग जाएगा कि जिगर का साइज बढ़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे पेन हो रही होगी। ओके। अगर आप उस वक्त इसको टेस्ट कराएंगे तो उसमें टेस्ट में पॉजिटिव आ जाएगा कि इसके एलएफटीज डिरेंज हुए हैं, बदले हुए, बड़े हुए हैं, तो उससे फिर पता लगता है। फिर अगर उस वक्त ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो फिर उसका ये होता है कि बच्चे जल्दी रिकवर कर जाते हैं। अगर आप लेट हो जाएं, अच्छा इसमें जैसे मैंने आपको कहा ना कि अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से इंसान को बनाया हुआ, जो अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं कहा कि फी अहसन तकवीम, हमने इंसान को बड़ा अच्छा तरीके से बनाया। जो जिगर है ना वो इतना आप समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स और कंप्लीट सिस्टम है ना कि काफ़ी सारा डैमेज भी हो जाए ना सही, तो वो बिलिरुबिन को ब्लड में बढ़ने नहीं देता। इसी वजह से जैसे मैंने कहा कि जिगर का साइज भी बढ़ जाए, वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाए, बुखार भी हो जाए, अभी आंखें पीली नहीं होगी, क्योंकि कुछ जिगर का कुछ ना कुछ हिस्सा फिर भी काम चला रहा है, चला ही जा रहा है, अनटिल के 80% से ज्यादा 90% डैमेज हो जाए। मतलब ये हेपेटाइटिस आप समझ लें कि क्यूरेबल डिजीज है। अगर इसको इनिशियल स्टेजेस पे अगर पकड़ लिया जाए, जिस तरह के सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने हमें बताए हैं, और अगर पहले ही स्टेज पर टेस्ट करा दिया जाए तो ये क्यूरेबल है, ये ट्रीटेबल है, और आपका बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार सकता है। डॉक्टर नासिर राना हमारे साथ मौजूद थे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और हेपेटाइटिस के हवाले से हम बात कर रहे थे, बच्चों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। आपने कहीं नहीं जाना, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से। तो ज़माना ना तेज़ी के साथ बदल रहा है, और आईटी रेवोल्यूशन ने दुनिया को बदल कर रख दिया, और दुनिया एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुकी है, और आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं, और किसी भी मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ अपने घर की दहलीज पर हासिल भी कर सकते हैं। और ये सब मुमकिन बनाया है फ्रीलांसिंग और ई कॉमर्स ने। फ्रीलांसिंग ने दुनिया को जगह और फिजिकल अपीयरेंस से निजात दे दी है, और दुनिया भर की करोड़ों लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए ना, तो पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की दुनिया में इस वक्त चौथे नंबर पर बराजुमान है। पहले फिजिकल चीज़ों की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती थी, अब फ्रीलांसिंग की बदौलत सर्विसेज की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाती है। वफाकी इदारा बराए शुमारियात की जानिब से जारी किए जाने वाले ताज़ा तरीन इरादोशुमार के हवाले से आपको बताऊं तो सर्विसेज एक्सपोर्ट में रवा साल के इब्तदाई 9 महीने में पिछले साल के मुकाबले में हम लोगों ने 17.07% इजाफा हुआ है, और जुलाई से लेकर मार्च 2021 से 22 तक 5.15 अरब डॉलर हम लोगों ने कमाए हैं, जबकि पिछले साल की इसी दौरानिए में अगर देखा जाए एक्सपोर्ट्स तो वो 4.40 अरब डॉलर रिकॉर्ड की गई थी। तो इस साल हम लोगों ने इसमें इजाफा देखने में आया है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा हुई हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि जनाब आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स क्या है, इसमें किस तरह हम मज़ीद जो है इसको इन्हांस कर सकते हैं, और पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त हिरा नसीम मौजूद हैं, आईटी एक्सपर्ट हैं। हिरा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हिरा, जिस तरह मैं बता रही थी कि आईटी की फील्ड में अब हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, समझ लें कि तरक्की करते जा रहा है पाकिस्तान जो है। सबसे पहले तो मुझे बताइए फ्रीलांसिंग जिसकी मैं बात कर रही थी, कि अभी भी बहुत से लोग हैं उनको नहीं आइडिया कि फ्रीलांसिंग एक्चुअली है क्या, किस तरह हम इसमें जाके काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि ये होती क्या है। फ्रीलांसिंग एक्चुअली ऐसे है कि आप बगैर खुद ही अपने बॉस होते हैं, ठीक है? आपके ऊपर कोई मैनेजर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, आप डायरेक्ट क्लाइंट ले रहे हैं और क्लाइंट से आप काम कर रहे हैं। स्पेशली आईटी में फ्रीलांसिंग का बहुत ज़्यादा रुझान है। आप इसमें डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा हाईली पेड है जॉब फ्रीलांसिंग में। एग्जैक्टली। तो इसमें आपका एक तो आपको रिमोटली काम करना पड़ता है, आपको फिज़िकली किसी ऑफिस में नहीं जाना, आपको
किसी की बातें नहीं सुननी जाके, और बॉस वगैरह की, आपको खुद से काम करना है, फिर फ्लेक्सिबल टाइमिंग में आपने काम करना है जब आपका दिल करे। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं, ठीक है, तो आप रात को उनसे इजीली बात कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो डे का थोड़ा इशू होता है टाइमिंग का, तो आप उनसे रात के टाइम आराम से कर सकते हैं। वो चीज़ हम फिजिकली जाके नहीं कर सकते, रात के वक्त स्पेशली लड़कियां ऑफिस में नहीं जा सकती। हाँ एग्जैक्टली तो मतलब इसका ये कह सकते हैं कि जो फ्रीलांसिंग है आपको 9 to 5 की जॉब नहीं करनी पड़ेगी। आप घर में बैठ के किसी भी जगह बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं, ना आपको टाइमिंग का मसला है, ना आपको मसला है कि आपने टीम हायर करनी है, ना आपको मसला है सुबह सुबह उठ के मैंने ऑफिस जाना है, वहाँ से वापस आना है और मैं कहीं और भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती, इंगेज नहीं हो सकती। तो ये है कि आप फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान बैठे हुए हैं तो आपके क्लाइंट्स बाहर के हो सकते हैं, आप उनसे अपनी सर्विसेज वहाँ पर बेच सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करें। अब सर्विसेज की अगर बात की जाए, जैसे मैं बात करी थी कि हम लोगों ने इस साल सर्विसेज में बहुत ज्यादा कह लें कि कमाया है, सर्विसेज हमने अर्निंग की है उसमें। तो ये सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज आ सकती हैं? पहले तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था कि हम चीजें भेज रहे होते थे, चीजें मंगवा रहे होते थे। सर्विसेज में क्या क्या? सर्विसेज में आप कोई भी स्किल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग स्किल्स के बेसिस पे। सक्सेसफुल फ्रीलांसर वो है जिसके स्किल्स बहुत अच्छी तरह एनहांस है, इवन उसकी डिग्री है कि नहीं। फ्रीलांसिंग में डिग्री मैटर नहीं करती, जीपीए मैटर नहीं करता। अच्छा, ठीक है, आपको अगर स्किल में ग्रिप है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपके क्लाइंट्स आपसे खुश हैं, तो आप आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और अच्छी से अच्छी अर्निंग करते जाएंगे। तो सर्विसेज में मतलब इसमें ये है कि आपको डिग्री नहीं चाहिए, एग्जैक्टली सिर्फ आपको स्किल्स चाहिए। ये भी नहीं है कि कोई भी डिग्री नहीं चाहिए, कोई भी डिग्री चल सकती है। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई ऐसी डिग्री हो जो इससे रिलेटेड। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट है तो आप देखें कि मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो MBA करके वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। उन्होंने सेल्फ स्टडीज में या शॉर्ट कोर्सेज में या ये ई रोजगार वगैरह कुछ कोर्सेज स्टार्ट हुए थे, तो उधर ये सिखाते थे सारे कोर्सेज करके, तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। अब वर्क में फाइवर में वो बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, 10-10 लाख 15-15 लाख पर मंथ उनकी पे होती है। तो ये सिर्फ मैटर करता है कि आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। अच्छा। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या आप कहाँ से पढ़े हैं, कितना जीपीए लिया है, आपको गोल्ड मेडल मिला है। IT में तो वैसे भी ये मैटर नहीं करता जीपीए या मुझे नहीं ख्याल कि आज तक कभी भी मुझसे किसी इंटरव्यू में जीपीए या इस चीज के बारे में पूछा गया है कि आपकी डिग्री कौन सी है, आपकी डिग्री रिलेटेड है कि नहीं है। बिल्कुल, आपसे सबसे मेनली आप उसी से अर्न करते हैं जो आपके स्किल्स हैं। बिल्कुल, अगर आपको काम में ग्रिप है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हिरा, कौन कौन सी, जैसे आप बताई थी, कौन कौन सी स्किल्स जो है हमें फिर बिल्कुल जिस तरह कंटेंट राइटिंग है, आप कंटेंट लिखते हैं, अब ये वेबसाइट्स का भी हो सकते हैं, आर्टिकल राइटिंग है, ओके ठीक है। आजकल तो मैंने देखा है कि इस तरह की चीज़ें भी हैं, डाटा एंट्री, आप डाटा एंट्री करते हो, आप उस पर पे करते हो, पर वर्ड अगर आप कुछ लिखते हो तो आप उसकी पेमेंट आपको मिलती है, क्लाइंट देता है। कुछ आपको कॉपी करना है, कॉपी करके सिर्फ लिखना है, अच्छा ठीक है, आपको उसके भी पैसे मिलते हैं, एग्जैक्टली। और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और जिस तरह ये लोगो होता है, अब हमारे जिस तरह दुनिया, ये लाहौर न्यूज़ का लोगो है, ये आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। तो बड़े कम रेट्स में आपको मार्केट में अच्छे फ्रीलांसर्स मिल जाते हैं और बड़ा अच्छा कंपटीशन है उनका। ओके, कि एक चीज़ पहले आपको जाके ऑफिस में करवानी पड़ती थी और अब आप जो है वो ऑनलाइन एक बंदा अप्रोच करते हो, अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर्स के ज़रिए। ये एक प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन डिमांडिंग किस चीज़ की ज़्यादा, कौन से स्किल की ज़्यादा डिमांड है? सबसे ज़्यादा जो इस टाइम मैं कहती हूँ कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा चीज़ चल रही है वो है IT, क्योंकि IT हमारा फ्यूचर है, ठीक है। और IT में सबसे मेनली जो चीज़ आती है वो आती है वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो जिनमें अगर आपको ग्रिप है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, घर में बैठ के 4-4 प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, आपको ऑफिस जाने की टेंशन नहीं है, कोई सुबह 9 बजे उठ के 6 बजे तक, बल्कि IT में तो 9 से 6 की जॉब्स बहुत कम ही होती हैं। आप 9 बजे सुबह जाते हैं और रात के 10, 11, 12 बजे वापस आते हैं, क्योंकि हमारे मतलब कोई एक टाइम लिमिट नहीं होती। बिल्कुल टाइम लिमिट, और फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान करती हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ का, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा यार मैं जाऊँ ना जाऊँ, मुझे सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए, सही अच्छा इंटरनेट चाहिए और मैं चली जाऊँगी बस। ओके, मैं कभी भी वहाँ बैठे हुए पहाड़ों में बैठ के भी काम कर लूँगी।
तो लीव्स का इशू नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है फ्रीलांसिंग के लिए ना। तो मुझे बताइए इसको मज़ीद हम किस तरह बढ़ा सकते हैं? अभी भी माशाल्लाह हम लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अच्छा अर्न किया है इस साल, लेकिन इसको मज़ीद किस तरह हम लोग बढ़ा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं? जिस तरह ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं ये कंटिन्यू होने चाहिए आगे भी, और जिस तरह मैंने बहुत लोगों से बल्कि मैंने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कहा कि हमने ये स्किल रोज़गार के ज़रिए सीखा है। सही। तो मुझे वैसे पर्सनली आइडिया नहीं था कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या करवाते हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें तो स्किल्स को। और बाकी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है। अच्छा। ग्राफिक्स की, आपकी सोशल मीडिया की, आप हर चीज़ जो है ई-कॉमर्स की तरफ ले आएँ। तो मतलब आपकी, मैं कहती हूँ कि रेडियाँ भी ख़त्म हो जानी चाहिए, हर चीज़ ई-कॉमर्स में ऑनलाइन आ जानी चाहिए। तो जब हमारे पास ये चीज़ें ऑनलाइन आ जाएंगी तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक पाकिस्तान का नाम भी हो जाएगा आईटी में, और आपकी अर्निंग बहुत बेहतर हो जाएगी इसकी वजह से। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो अभी बच्चों को उस तरह से नहीं सिखा रहे हैं? मतलब सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब आईटी में हम देखें तो हमें स्किल बेस्ड चीज़ें चाहिए होती हैं, स्किल्स को पॉलिश किस तरह करना है, हम किस तरह अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सा स्किल अच्छा है जिसको हम पॉलिश करके आगे लेकर जा सकते हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि जब मैंने 4 साल की जब कंप्यूटर साइंस किया, मैंने कॉमसेट से किया और मैंने 4 साल का किया, और कहीं भी होता है तो वो एक HEC ने एक कोर्स आउटलाइन दी हुई है कि आपने ये चीज़ें पढ़नी है, बस आपको सिर्फ थियोरेटिकल। और उस टाइम बच्चे सिर्फ इस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं कि GPA अच्छा हो जाए, हम 3 अबव चले जाएं, 3 अबव चले, और रट्टे पे रट्टा लग रहा है और कंसेप्चुअल कुछ भी नहीं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा पाकिस्तान का इस टाइम मसला है कि आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते हैं। कंपल्सरी होनी चाहिए इंटर्नशिप। सही। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं HEC को ये कंपल्सरी करनी चाहिए कि इंटर्नशिप जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए 3rd सेमेस्टर के बाद। जब आप फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, आप किसी ऑफिस एनवायरनमेंट में जाओ और प्रैक्टिकली काम को सीखो, सिर्फ रट्टों पे रट्टे ना हो। तो इस तरह यह है कि जब मैं एक हमेशा एडवाइस करती हूँ, जब भी कोई मुझसे पूछता है कि हर साल अराउंड 10,000 कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में अराउंड अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, और उसमें से आप कैसे डिफरेंट हो? आप तभी डिफरेंट होगे जब आप उनसे कोर्स आउटलाइन के अलावा कोई काम करोगे। आप कुछ डिफरेंट करोगे तभी। ऑब्वियसली जब आपने इंटर्नशिप की होगी, आपको कुछ नो हाउ होगी, तो आप 4 साल जब तक कंप्लीट करोगे तो आप एक शाइनिंग स्टार हो गए उन 10,000 में। बिल्कुल ऐसे। तो आपको यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि इस चीज़ को कंपलसरी करें, प्रैक्टिकली काम को ज़्यादा लेके आएँ, इंटर्नशिप्स करें, ऐसे प्रोग्राम्स करें, ट्रेनिंग शिप्स आजकल होती हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होती हैं वैसे, पर ये अगर अंडर ग्रेजुएट के दरमियान हो जाए तो बच्चा बहुत पॉलिश हो जाता है जब तक वो ग्रेजुएट होता है। मतलब हमारे ग्रेजुएशन के बाद हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कि अब हमें क्या करना है आगे, हमें कोई गाइडलाइन दे कि हमने आगे जाके क्या करना है, कौन सा करियर चूज करना है। उस टाइम वो सोचते हैं अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है, मोबाइल डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, अच्छा फलां ने कंप्यूटर साइंस किया, मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कुछ भी नहीं, मैंने देखा है कि इंटर्न जब फ्रेशीज आते हैं तो उनको कुछ नो हाउ नहीं होते, उन्हें सिर्फ बुकिश नॉलेज होता है। जो बुक में लिखा है A to Z वो आपको ऐसी डेफिनेशन सुनाएंगे, ठीक है, पर आप जब उनसे कॉन्सेप्चुअल जब कोई सिनेरियो बेस्ड, जब उसी बात को आप जब सिनेरियो बेस्ड में लेके आएंगे तो उनको बिल्कुल कुछ नहीं आता होगा। हाँ बिल्कुल। तो वो फिर इस तरह उनका 6 महीने 1 साल जो है वो ज़ाया हो जाता है सीखते हुए ही ना। डिग्री के बाद सिर्फ ये 1 साल कि हम लोगों ने अच्छा अब करना क्या है, उस चीज को जिस चीज में हम आ रहे हैं, जिसको परसू करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब ऑफिस टाइम वेस्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब ऑफिस में वो जाते हैं तो ऑफिस के एनवायरनमेंट को समझने में उन्हें 6 महीने लग जाते हैं, ऑफिस की पॉलिटिक्स को समझने में उन्हें 1 साल लग जाता है। और दूसरा ये कि डिग्री जब आप लेते हैं तो उस वक्त देखें कि लाखों बच्चे ग्रेजुएट हुए होते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और एकदम से हायरिंग्स होती हैं और आपको पता है कि फिर आपकी बारी बहुत मुश्किल से आती है। तो इसलिए अगर आप 3rd सेमेस्टर से ही, मैंने अपनी इंटर्नशिप 3rd सेमेस्टर के बाद स्टार्ट की थी, ठीक है, मुझे सबने कहा था तुम क्यों जा रही हो 3rd सेमेस्टर के बाद, पर मुझे लगता है कि वो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी होती है। मैंने खुद 3rd सेमेस्टर के बाद रेडियो शुरू कर दिया था कि अच्छा मैंने अब इसमें जाना है तो पहले से स्टार्ट करना चाहिए। ये बड़ी चीज़ अच्छी होती है जो आपको पॉलिश करती है और आपके अंदर की जो स्किल्स होती है ना वो
आराम आराम से आपको और इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं उनको नहीं समझ आ और रही एक कॉन्फिडेंस भी आता है आप में, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जब आप ग्रेजुएशन के बाद सीट पे अपने ऑफिस में जाके बैठते हो तो आप ऐसे ऐसे झुक झुक के नीचे नीचे नहीं देखते रहते कि अच्छा उसने ये बात कर दी है, मैं फटाफट ये बात पढूं। नेट पे होता है ऐसा कि गूगल, मैंने देखा है मेरी टीम में लड़के हैं, मैं उनसे कोई बात करती हूँ फटाफट गूगल खोल के पढ़ने लग जाते हैं। तो मैं कहती हूँ यार तुम लोग कॉन्सेप्चुअल अगर चीज़ें ये की होती तुम लोगों ने, तो आज तुम लोग को बार बार गूगल की सर्च ना करनी पड़ती। तो ऐसे लेकिन खुद हम किस तरह कर सकते हैं, मतलब हमारे पे भी डिपेंड करता है ना कि हमने अगर किसी चीज़ में एक्सेल करना है, आगे जाना है, तो हमने कौन सा करियर अडॉप्ट करना है, उसमें किस तरह हम मजीद एक्सेल कर सकते हैं, उसके बारे में किस तरह पढ़ सकते हैं, या कोर्सेज किस तरह के फिर हमें छोटे छोटे कर लेने चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आपके पास जो इंटरनेट है ना वो एक ब्लेसिंग है। मुझे याद है जब इंटरनेट एक नया एक बूम आया था कि अच्छा केबल नेट होता था तब, तो सबने कहना इससे बच्चे ख़राब हो जाते हैं, पर मुझे लगता है कि ये गलत बात है। अब जैसे हर चीज़ का एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज होता है। अब उसको जैसे यूज़ करते हो वो आपका अपना माइंडसेट है। तो अगर आप उसे अच्छे तरीके से यूज़ करो, आप उसमें यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं, हर ज़ुबान में होते हैं, आप पंजाबी में पढ़ कर लें अगर नहीं समझ आ रहा, उर्दू में देखें, इंग्लिश में देखें, इतने अच्छे अच्छे जो इंडियंस हैं उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छे समझ आते हैं। तो इतने अच्छी टिप्स होती हैं। अगर इंसान खुद सेल्फ लर्नर होता है तो वो यूट्यूब से और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कोर्स ऑनलाइन कोर्सेज करवाते हैं, बिल्कुल फ्री में करवाते हैं। फ्रीलांसिंग के ऑनलाइन कोर्सेज भी हो रहे होते हैं। हाँ जी बिल्कुल होते हैं। और आजकल तो मैंने देखा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT वगैरह ने फ्री कोर्सेज बनाए हुए हैं अपने ना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के और कंटेंट राइटिंग के, मतलब MIT वगैरह ने बनाए हुए हैं और वो आपको प्रॉपरली सर्टिफिकेट्स देते हैं। तो ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स को चाहिए कि थोड़ा उनको इस तरफ को मोटिवेट करें, उन्हें थोड़ा सा लालच ही दे दें कि अच्छा देखो इतने पैसे कमाओगे, क्योंकि IT में आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होती है अगर तो आप में स्किल्स हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अर्निंग ही IT में है, फ्रीलांसिंग में, ई-कॉमर्स में इस वक्त हो रही है जिसमें हम एक्सेल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब ई-कॉमर्स है वो देखें, अब मैंने ये नोटिस किया है कि लोग रिटेल ऑफिस में जाने के बजाय क्या करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग को प्रेफरेंस देने लगे हैं कोविड के बाद। कोविड के बाद और अब ऑनलाइन सेशंस होने लगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जनरेशंस हैं तो कुछ लड़कियां मैंने देखी हैं उनके कपड़े लेके ऑनलाइन सेशंस करती हैं। मतलब जितने भी ब्रांड्स हैं, जितना भी अब जितनी भी चीजें हैं वो सारे ऑनलाइन ही चली गई हैं। हमारे स्कूल की देख लेना, हमारे स्कूल्स भी इस वक्त ऑनलाइन चले गए थे जब कोई भी हमें और चीज नहीं मिली थी। तो अब हर चीज ऑनलाइन पर ही जारी है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारी अभी भी लैग कर रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ों में। हमें अभी भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसकी चाहिए हैं और जिसकी बदौलत हम लोग और ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो नाहिरा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। जब मैंने 5 साल पहले ग्रेजुएट किया था, हाँ जी बिल्कुल, तब बड़ा मुश्किल था चीज़ों को करना। तो अब तो बड़ा आसान हो गया, बल्कि अब तो ऐसे हो रहा है कि होम स्कूलिंग स्टार्ट हो गई। आप ऑनलाइन स्कूलिंग की बात कर रही हैं, होम स्कूलिंग मतलब आप कैम्ब्रिज से एडमिशन करवाते हो और आप अपने बच्चे को यहाँ पे खुद कोर्स करके पढ़ा सकते हो। ऑनलाइन टीचर्स होते हैं, तो मतलब आप यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए आप UK की डिग्री ले रहे हो बच्चों के लिए। तो ये कितनी ब्लेसिंग है। मेरी अपनी डिग्री जो है वो UK से ऑनलाइन है। तो मैंने लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, पर मैंने पाकिस्तान में बैठ के किया और साथ मैंने कॉन्सेप्ट से भी किया। तो मतलब पाकिस्तान में बैठ के आप अपनी सर्विसेज भी बाहर प्रोवाइड कर सकते हैं और अर्निंग अच्छी खासी कर सकते हैं। तो IT के हवाले से, IT सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने बात की है। हीरा नसीम हमारे साथ मौजूद थी, IT एक्सपर्ट हैं। हीरा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई हैं और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने हमारे साथ डिस्कशन की है। और IT में जनाब अगर आप लोगों ने एक्सेल करना है तो आप लोगों को इस तरीके से SOPs जो है इसके भी आपको सीखने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। शहरियों के मसाइल का जब भी जिक्र किया जाता है तो कानून और इंसाफ की फराहमी सबसे बड़ा मसला समझा जाता है। और पाकिस्तान में निज़ाम अदल के जो हालात हैं वो किसी से भी ढके छुपे नहीं है और इंसाफ लेने के लिए हमें सालों इंतजार करना पड़ता है। अदालतों में मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज होते हैं और उस हिसाब से अदालतों की भी मुख्तलिफ इक़दाम होती हैं जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं।
और लाहौर में अगर देखा जाए तो एहतसाब अदालत जो है वो इस वक्त जौहर टाउन में मौजूद है। ANF और बैंकिंग कोर्ट्स जो है वो लिटन रोड पर मौजूद है, और इसी तरह सारिफ अदालत की अगर बात की जाए तो वो रिवाज गार्डन में है। लेबर अदालतें मुस्लिम टाउन और दीगर अदालतें भी मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त मौजूद हैं, जिससे वुकला और जो साइलीन है उनको सारा दिन लाहौर के एक कोने से दूसरे कोने में जाना पड़ता है। लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने साइलीन और वुकला के मसाइल के पेश नज़र ये अहम फैसला कर लिया है कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम एहतसाब, बैंकिंग कोर्ट्स और बाकी भी दीगर जो कोर्ट्स हैं उनको यकजा करने के लिए नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा, जिसमें तमाम अदालतें, वुकला के बार रूम्स और साइलीन के लिए एक वसी जगह बनाई जाएगी। तो वफाकी वज़ीर कानून की सिफारिश पर यह वज़ीर आज़म ने अदालतों को यकजा करने की मंजूरी दी है। ये फैसला कब तक अपनी अमली शक्ल इख्तियार कर सकेगा और इससे साइलीन को क्या फ़ायदा होगा और वुकला को क्या फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जनाब मोहम्मद अशफाक हैं, नुमाइंदा खसूसी हैं और बार कोर्ट की जो है वो बीट भी करते हैं, और उसके बाद जो है सरदार अकबर डोगर साहब सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी हमें जो है ज्वाइन करेंगे। अभी मोहम्मद अशफाक से ही बात करते हैं। अशफाक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अशफाक साहब, सबसे पहले तो ये जो फैसला किया गया है वज़ीर आज़म की तरफ से यकजा अदालतों को किया जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? अभी तो सेग्रेटेड थी अदालतें, क्या इससे पहले भी ऐसे ही था या ये पहली दफ़ा हो रहा है? बिल्कुल जी, इससे पहले लाहौर में एक सेशन कोर्ट तो पहले से कायम है, ठीक है। उसके साथ एक नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स तमीर किया गया था। सही। और उसको भी तमीर करने का मकसद ये था कि लाहौर की तमाम जो अदालतें पूरे शहर में जो फैली हुई हैं वो एक ही जगह पर इकट्ठी उनको कर दिया जाए। अच्छा। उसके बाद जब नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स बना तो इन तमाम अदालतों को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया गया, यानी फर्स्ट फ्लोर पे एहतसाब अदालतें थीं और ग्राउंड फ्लोर पे बैंकिंग कोर्ट्स, ANF, सारी अदालतें एक ही जगह पर थी। सही। और आपने देखा होगा कि जब शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी होती थी तो वो सारे जितने भी मुल्ज़मान थे वो एक ही बिल्डिंग में आ जाते थे और वहाँ पर उनकी हाजिरी लगती थी और कार्रवाई होती थी। हुआ ये कि वुकला ने फिर ये कहा कि जो नया जुडिशल कॉम्प्लेक्स है ये अंडर द पंजाब गवर्नमेंट है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ये तमीर किया गया था। ठीक है। और अब ये चीज़ देखने वाली है कि जो जितनी भी वफाकी अदालतें हैं, यानी जो एहतसाब अदालत है, बैंकिंग कोर्ट्स है और जितनी भी ये अदालतें हैं ये वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। तो सवाल ये उठाया गया कि ये सारी अदालतें हमारी जगह पर क्यों कायम की गई हैं, यानी लाहौर के जुडिशल कॉम्प्लेक्स, ये तो पंजाब का है, सूबे का वफाक का नहीं है। ठीक है। उन्होंने फिर ये शिकायत लगाई साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान साहब। अच्छा। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को हाथ लिखा कि ये अदालतें यहाँ से रिमूव करें और अपनी अलग बिल्डिंग बनाएं। ठीक है। अच्छा, उस वक्त है वो नहीं हुआ, इन प्रोसेस काम चलता रहा। फिर जब नए चीफ जस्टिस आए अमीर भट्टी साहब, इन्होंने कहा कि विद इन वीक इन तमाम अदालतों को अपनी अपनी जगह से निकालें ताकि यहाँ पर जो साइलीन है, जो हमारे केसेस हैं, जो हमारे जजेज हैं, वो आराम सुकून से काम कर सकें। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि वफाक की अदालतें हैं और वो पंजाब के साथ आके बैठी हुई हैं और वफाक अपनी बिल्डिंग नहीं बना रहा। ओके। अच्छा, वफाक ने फिर क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है जी हम चले जाते हैं। फिर उन्होंने कोई अदालत कायम कर दी, यानी एहतसाब अदालत बना दी जौहर टाउन में। इसी तरह से ANF की अदालत बन गई लिटन रोड पे, बैंकिंग कोर्ट की भी लिटन रोड पे आ गई अदालत। फिर जो सारिफ अदालत थी वो रिवाज गार्डन में चली गई किराए के घर में, वहाँ पर एक घर लिया हुआ है कोठी टाइप। अच्छा। वहाँ पर बनी हुई है। मतलब पहले पंजाब की अदालतें सेग्रेटेड थी, फिर वफाकी हो गई। फिर वफाकी हो गई। तो उसके बाद फिर जब चीज़ें चलनी शुरू हुई तो अब जैसे कि शहबाज शरीफ साहब की पेशी होती थी या हमजा की, तो वो फिर ये करते थे, पहले एहतसाब अदालत में जाते थे जौहर टाउन, वहां से हाजिरी लगा के वापस आते थे लिटन रोड। फिर वहां से हाजिरी लगाने के बाद वो वापस आते। इसी तरह से अब जो एक वकील है जिसके एक दिन में 3 केसेस लगे हैं, उसके 3 क्लाइंट्स हैं, एक का केस एहतसाब अदालत में है, एक का बैंकिंग कोर्ट में और एक का लाहौर हाई कोर्ट में। अब वो बेचारा सारा दिन ऐसे घूमता रहता है, कभी उधर हाजिरी लगाओ कभी उधर लगाओ। तो वुकला ने ये मुतालबा किया था कि इन तमाम अदालतों के लिए ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त फैसला किया कि ये पंजाब के साथ तो ये अदालतें नहीं बैठ सकती, इनका अपना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वफाकी वजारत कानून अपना कॉम्प्लेक्स बनाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो अब जो वफाकी वजीर कानून है आजम नज़ीर तारर साहब, उन्होंने जब अपने ओहदे का हल्फ लिया तो सबसे पहले उन्होंने यही फैसला किया कि जो वुकला ने उनको खास तौर पर मुतालबा किया था कि तमाम अदालतें यकजा करें और
इकट्ठी की जाए ताकि हमारी मुश्किलात ना हो। हाँ। तो जैसे ही उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने यही सबसे पहले उन्होंने ये मुतालबा उठाया और उन्होंने कहा जी कि लाहौर के वकला बहुत परेशान है, बहुत प्रॉब्लम है उनको, और वफाक का कोई जुडिशल कॉम्प्लेक्स ही नहीं है लाहौर में, तो इस वजह से ये सारी अदालतें पूरे शहर में फैली हुई हैं। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क भी है, मतलब संगीन नौयत के जो मुल्ज़मान हैं वो पूरे शहर में पेश हो रहे हैं, कोई पता नहीं क्या बनने जा रहा है। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनकी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया और उन्होंने कहा जी ये तो ज़बरदस्त आइडिया है। अच्छा, फिर लाहौर की जो बैंकिंग कोर्ट है अपोजिट GPO चौक, सही, वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स एक बनना शुरू हुआ था वफाकी वज़ीर कानून में तकरीबन 2011 में। ठीक है। वो 3 साल तक बनता रहा, उसकी खुदाई हो गई, पूरा हो गया, उसके बाद उन्होंने एकदम से फिर प्रोजेक्ट बंद कर दिया। ओके। अब फिर आज़म वज़ीर तारर साहब ने ये कहा कि एक तो हमारे पास वो वाली जगह पहले से मौजूद है जहाँ पर हम ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जहाँ पर सारे लाहौर की अदालतें वहाँ पर आ जाएंगी और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस पर फिर शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी दे दी और उन्होंने कहा ठीक है जी आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाएं। और उसमें शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम तो जिन अदालतों में पेश होते रहे वहाँ पर तो कुर्सियाँ भी हमें बड़ी मुश्किल से मिलती थी, लेकिन हम नहीं चाहते कि अब कोई और वहाँ पर पेश हो तो उनको कोई दुश्वारी का सामना करना पड़े। तो कोई और का क्या अंदेशा, क्या आपको ये उन्होंने जिक्र नहीं किया। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि सहूलत पैदा हो जो भी आते हैं। सदर साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सरदार अकबर डोगर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और दूसरा मुबारकबाद आपको कि आपके जो मुतालिबा है वो आप लोगों का सुना गया है और अब एक यकजा अदालतें जो है कॉम्प्लेक्स तैयार किया जाएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइए वकला बरादरी को क्या इससे मुश्किलात थी और अब क्या फ़ायदा होने वाला है आप लोगों को? वकला बरादरी को मुश्किलात ये थी कि ये कोर्ट जो है ना वो स्केटर्ड थी, कोई देखें लाइक एक इधर चाइना चौक के पास थी, नहर पे थी जॉर्ज टाउन के एरिया में, कोई मुस्लिम टाउन के एरिया में। तो वो ट्रैफिक की जो सिचुएशन होती है और स्पेशली जो कोर्ट आवर्स होते हैं ये कोई 2-3 बजे तक वो ट्रैफिक बहुत होती है। सही। उस वजह से अगर किसी एक कोर्ट में जाते हैं हमारे दोस्त तो दूसरी कोर्ट में पहुंचना उनके लिए दुश्वार होता था और रिजल्टेंटली एक तो काम नहीं होता, क्लाइंट भी डिस्टर्ब होते और कोर्ट की वर्किंग भी डिस्टर्ब होती है उस वजह से। तो ये देरीना एक हमारा मुतालबा था कि ये सारी कोर्ट्स को इकट्ठा कर दिया जाए। तो पहले एक कोशिश की कि जो न्यू सेशन बिल्डिंग बनी थी सेशन ब्लॉक में, सेशन कोर्ट में, तो वहाँ पे एक कोशिश की गई, लेकिन वो जगह जो है वो वहाँ पे जितनी कोर्ट्स थी वो इनसफिशिएंट थी, वो तो वहाँ पे नहीं हो सकी सारी कोर्ट्स। तो अब उस वजह से ये जो जितनी स्पेशल कोर्ट्स हैं ये सारी अब एक जगह पे इकट्ठी हो जाएंगी और जितने हमारे दोस्त जो हैं वो जिस कोर्ट में भी किसी का कोई केस होगा, चूँकि साथ कोर्ट्स होंगी तो वो सारी कोर्ट्स में आसानी के साथ अपेयर हो सकेंगे ये ट्रैफिक के मसाइल से। और इस वजह से, और मैं मुझे ये कहने में आर नहीं है कि चूँकि हमारे लॉ मिनिस्टर हमारे सेक्रेटरी रहे हाई कोर्ट बार के और हमारे वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रहे, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव रहे और वो वकला में से हैं और वो वकला के प्रैक्टिसिंग वकील होने के नाते वो वकला के मसाइल से पूरी तरह आगाह थे। तो उन्होंने सबसे पहला ये काम किया कि कम से कम जिस हद तक वो अपने दोस्तों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं उन्होंने ये कोशिश की। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और वकला को इस कोर्ट्स के इकट्ठे हो जाने की वजह से उनका वर्किंग जो है, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, काम बढ़ जाएगा, केसेस की डिस्पोजल जो है वो जल्दी होगी केसेस की और साइलिन को भी प्रॉब्लम जो है ना वो उनकी कम हो जाएगी। फराहमी है वो भी जल्द हो पाएगी, जल्द डेफिनेटली। ये उसमें सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ की फराहमी के लिए ये सबसे बड़ा कदम है कि जब सारी कोर्ट्स इकट्ठी होंगी तो समटाइम ये नहीं होगा कि चूंकि वो काउंसिल पहुंच नहीं सकते तो पेश होते थे इधर एहतसाब अदालत नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो दोनों तरफ से रोड्स को सुबह ही बंद कर दिया जाता था, बैरियर लगा दिए जाते थे और 4 घंटे तक वहाँ पर कोई ट्रैफिक का निजाम नहीं था और ना कोई वकील जा सकते थे, ना कोई साइल जा सकते थे, पूरा एक ब्लॉक बिल्कुल उसको बंद कर दिया जाता था। तो यही वो मसला था। फिर वकला ने जजेस को भी बताया कि सर एक शहबाज शरीफ साहब जब पेशी के लिए आते हैं तो सारे रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, तो हमारे जो दूसरे काम है वो कैसे होंगे, हम क्या करेंगे। तो उस पर फिर ये चीज़ें होना शुरू हुई कि यहाँ से इन अदालतों को एक ही जगह पर, ऐसी जगह पर मुंतकिल किया जाए जहाँ पर खुली जगह हो और सिक्योरिटी का कोई मसला ना हो। तो उसके बाद फिर ये फैसला किया गया। तो आज़म वज़ीर तारर साहब जब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी थे, मुख्तलिफ ओहदों पर भी फाइज रहे, तब भी वो अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरह से काम करते रहे। और अब भी हमने जब देखा कि जब वो वज़ीर कानून बन चुके हैं तो उन्होंने वहाँ पर भी जाकर अपनी ही कम्युनिटी की बात की। और तो इंतज़ामी मामला तो वो देख ही रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाकर वो वकला को भूले नहीं हैं। उन्होंने कहा जी उनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और ये सबसे बड़ा मसला है कि वो पूरे लाहौर में जो एक अदालतों का जाल बिछा हुआ है
उसको हमने एक जगह पर इकट्ठा करना, और ये वफाक का काम है। बिल्कुल तो उस पर फिर वो शहबाज शरीफ साहब ने मंजूरी दे दी है। अब वो कह रहे थे कि 1-2 हफ्ते तक बकायदा इस पर काम का आगाज होगा। तो आपको लगता है सर कि जल्दी इसके ऊपर काम हो जाएगा और जल्दी ये काम मसला है, ये मामला हल हो जाएगा? हाँ, जितना जल्दी हो सका इस पर जल्दी काम शुरू होगा और उसकी कंप्लीशन की भी कोशिश की जाएगी कि जल्दी हो सके, ताकि कोर्ट्स जहाँ पे इकट्ठी हो जाएं, साइलिन को जो मसला है वो उसका जो वकला को, साइलिन को, और केसेस की डिस्पोजल हो, केसेस के फैसले जल्दी हों, लोगों को इंसाफ जल्दी फराहम हो सके। और ये मैं समझता हूँ उसी के लिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए ये कदम है ये। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है कि अंडर वन रूफ हर चीज आ जाएगी। तो वो एक तो साइलिन के मसाइल में आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप कोर्ट की बीट करते हैं और आप उधर देखते हैं कि जब साइलिन आते हैं उनके साथ क्या हाल क्या होता है, उनका गर्मी इतनी होती है, तो वहाँ पे उनका क्या इनिशिएटिव है? देखिए, इस वक्त जो लाहौर की कचहरी है, सेशन कोर्ट है, वहाँ पर साइलिन के लिए बुरी हालत है। मतलब बुरी हालत इस तरह से है कि ठंडे पीने का पानी का इंतजाम उस तरह से नहीं किया गया। एक आधा कूलर लगा हुआ है और वो भी खराब पड़ा होता है, जिला कचहरी में हमने कई बार देखा है। तो अब जब हम उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात कर रहे थे तो फेडरल लॉ मिनिस्टर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने वहाँ पर भी ये कहा कि ठीक है, वकला के लिए भी जगह होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, लेकिन खास तौर पर साइलिन और मुल्जमान के लिए जगह वसी होनी चाहिए, ताकि वो यहाँ पर आएँ और सुकून से बैठे, पंखे लगे होने चाहिए, पानी हो उनके लिए। तो ठीक है, उनके जो केसेस हैं वो फैसला होगा कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं। लेकिन अशफाक साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि हमारे जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे तो चेयर भी नहीं मिलती, तो फिर साइलिन का क्या हाल होता होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। और कई मरतबा हमने देखा कि वो घंटा घंटा खड़े होकर उन्होंने अदालत में वक्त गुजारा। लाहौर की एहतसाब अदालत जब यहाँ पर थी, तो अब है अदालतें कुछ बेहतर हैं, लेकिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जहाँ तक उनका आइडिया था वो ये था कि वहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, जिसमें अगर कोई साइल या कोई जैसे कि कोई मुल्जमान आए तो उनको ये ना लगे कि हम पता नहीं कहाँ पर आ गए हैं और बहुत ही अजियतनाक जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब ये मसाइल, ये सारी चीज़ें वो अब जो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद फेस की है, तो इसीलिए उनको प्राइम मिनिस्टर साहब को भी ज़्यादा इन मसाइल का इदराक है कि यहाँ पर क्या मसले मसाइल हैं, इसीलिए फिर वो भी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है, इन्वॉल्व हो रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल किया जाए। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जब सारी अदालतें अंडर वन रूफ इकट्ठी कर दी जाएंगी, यकजा कर दी जाएंगी, फैमिली कोर्ट भी वहाँ पर आ जाएगी क्या? फैमिली कोर्ट तो ऑलरेडी वहाँ पे जो सिविल कोर्ट में मौजूद है, ईवान अदल में, ठीक है, फैमिली कोर्ट वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे भी बहुत सारी कोर्ट्स जो सिविल जजेस साहबान जितने हैं वो वहाँ पे सिविल कोर्ट में बैठते हैं और फैमिली कोर्ट वहाँ पे है। ठीक है, वहाँ पे तो ऐसा इशू नहीं। देखें आप, फिर ये होगा कि सेशन कोर्ट उसको नहीं लाया जाएगा। मैं सेशन कोर्ट, ईवान अदल, स्पेशल कोर्ट्स, हाई कोर्ट, ये सारा जो डिस्टेंस है ये कोई आधा किलोमीटर भी नहीं बनता इनका आपस में। ठीक है। और इजीली ये अगर वॉक करते हुए भी जाएं तो 5 से 7 मिनट की वॉक पे ये सारी कोर्स। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रही थी क्योंकि फैमिली कोर्ट अगर वहाँ पे आ जाएगी, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर आते हैं और जब सारी अदालतें जमा हो जाएंगी, मुल्जिमान इस तरह के होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं और वहाँ पे इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। जहाँ पे फैमिली कोर्ट्स हैं वहाँ पे सिर्फ सिविल कोर्ट है, वहाँ पे क्रिमिनल के हवाले से सेशन कोर्ट या दूसरे क्राइम के हवाले से कोई कोर्ट वहाँ पे मौजूद नहीं। जिस तरह अब बहुत से केसेस इल्तिवा का शिकार होते हैं इसी वजह से कि वहाँ पर हाजिरी नहीं होती है या वकला टाइमली नहीं पहुँच पाते हैं, तो अब कितने % या कितनी शरह जो है इसकी कम हो पाएगी? इसमें देखें जी, जो तो थी वकला का ना पहुँचना, वो तो इससे बिल्कुल हल हो जाएगा हमारा मसला। कि जैसे ये कोर्ट डिफरेंट थी, फर्ज करें नैब की कोर्ट में हमारे जो दोस्त जाते थे या हाई कोर्ट में थे तो नैब की कोर्ट में पहुंचना उनके लिए मुश्किल होता था। वहाँ से फिर उन्होंने ATC जाना है तो उनके वहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता था ट्रैफिक की वजह से और जिस तरह के मसाइल हैं। जो वकला की अपीयरेंस के हवाले से, साइलिन की आसानी के हवाले से, वो तो मामला ये हल हो जाएगा ये बिल्डिंग बनने से। अब एक चीज़ जो और बहुत ज़रूरी है इंसाफ की फराहमी में, वो है जजेस की कमी। ठीक है, लोअर कोर्ट्स में, इवन हाई कोर्ट में भी हमारी जो हैं इस वक्त तक बहुत सारी सीटें जो खाली पड़ी हैं, तो जब तक ये जजेस की कमी पूरी नहीं की जाती उस वक्त तक भी ये मसला हल नहीं हो सकता, पूरी तरह हल नहीं हो सकेगा। इसमें कोई शक नहीं कि कमी होगी, केसेस की डिस्पोजल होगी, वकला के लिए आसानी होगी, वकला पेश होंगे, लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाने से, केसेस के हिसाब से, आबादी के हिसाब से और जितनी हमारी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं वो फिल करने से
तो ये फिर इंसाफ की फराहमी जो है जल्दी हो सकेगी। तो क्या इसका इदराक नहीं है कि हमें जजेस की जरूरत जी है? उसका इदराक है, उसका एक प्रोसेस होता है। जैसे अब लोअर जुडिशरी में सिविल जज साहबान या जो डायरेक्ट इंडक्शन एडिशनल सेशन जज साहबान की होती है, उनका जो सिलेबस है ना वो इतना सख्त कर दिया गया है, अगर 6000 स्टूडेंट्स हैं सिविल जजेस के तो उसमें से 3 या 4 पास होते हैं। तो उनके एग्जाम का एक बना दिया गया तरीका। अब बल्कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं इन्होंने ये किया है कि अब एग्जाम साल में 2 दफा हुआ करेंगे, मार्च में और फिर अक्टूबर में। अच्छा। पहले तकरीबन साल में 1 दफा होता था, कभी वो भी डिले हो जाता था। तो अब कोशिश तो की जा रही है कि ये जो खाली हैं वैकेंसीज ये फिल की जाएं और जजेस की तैनाती मैक्सिमम की जाए ताकि लोगों को जल्द इंसाफ की फराहमी हो। तो लेकिन ना इसके साथ ना एक और सर मसला है कि वकला की जो पार्किंग है ना सर, पूरे आपने देखा होगा अगर आप जब अदालतों के पास से गुजरेंगे तो बाहर सड़कों पर गाड़ियां लगी हैं, मोटरसाइकिलें लगी हैं और पूरा रोड कवर हो चुका हुआ है। तो पार्किंग के लिए कोई मौसर इंतजाम नहीं है। तो डॉक्टर साहब आपको भी तकरीबन 6 माह तो होने वाले हैं। तो अभी मुझे 6 माह नहीं, अभी तो मुझे 2 माह हुए हैं। 2 माह। तो हम कोशिश कर रहे हैं जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई पार्किंग प्लाजा बन जाए। हमारी प्रायोरिटी में ये है कि एक तो पार्किंग का हम कुछ करें। अच्छा, ठीक है। और दूसरा हेल्थ के हवाले से हम फौरी जो है ना, जो हमारी वहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर है, हाँ जी, उसको बेहतर करें, हम अपनी लैब को बेहतर करें। जो फौरी करने वाले काम है, जल्द करने वाले काम है, ये 2 बहुत ज़रूरी हैं। सही। तो इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और मैं जल्द हम इसमें कामयाब भी हो जाएंगे। इसके अलावा वकला की जो कोई मुश्किलात हैं जिनको आप सामने रखना चाहते हैं हमारे? देखिए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो जो हाउसिंग का भी एक मसला है वकला के, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबरान हैं उनके लिए तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है। सही। तो वो इंशाल्लाह इसी साल में कंप्लीट हो जाएगा और उनको वो प्लॉट की अलॉटमेंट लेटर वगैरह मिल जाएंगे। तो पहले बहुत अरसा पहले वकला को प्लॉट अलॉट हुए थे, तो ये भी एक मसला है और कुछ इस तरह का भी है, लेकिन वो उसके बारे में जैसे ट्रांसपोर्ट के हवाले से कुछ उनकी हैं इश्यूज़। और मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा बेसिक जो है वो हमारा हेल्थ के हवाले से। अच्छा। हाँ, उस पर हमें सब प्रायोरिटी बेसिस पे वो करना चाहिए। और बाकी नौजवानों के हवाले से है, जैसे आपके उनके कोर्सेज वगैरह के, या उनको आप ट्रेनिंग सेशन करवा दें, या जैसे सीनियर वकला हैं या जज साहबान हैं वो उनको लेक्चर दें एथिक्स के हवाले से, केस तैयार करने के हवाले से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एथिक्स पे ज़रा ज़्यादा जोर डालें। नहीं एथिक्स भी माशाल्लाह हमारे तो बहुत अच्छे इदारों से भी हमारे नौजवान आते हैं जी, बड़े कॉम्पिटेंट और बड़े बड़े वेल बिहेव किस्म के होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस होती हैं। कोई एक आध अगर कोई इंसिडेंट हो जाए तो वो तो मेरे ख्याल से हम सबको ही एथिक्स सीखने की जरूरत है। वो सिर्फ किसी एक कम्युनिटी को नहीं है, हम सबको ही जरूरत है। और ये जितना हम ज्यादा अच्छे तरीके से सीखेंगे उतनी अच्छी तरीके से हम जिंदगी गुजार सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सरदार अकबर डोगर साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मोहम्मद अशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया था, नुमाइंदा खुसूसी है। अशफाक साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और जनाब ये नया फैसला किया गया था, खत्मी फैसला है कि लाहौर की अदालतों को यकजा किया जाएगा अंडर वन रूफ। अब सारी अदालतें आ जाएंगी, उस हवाले से हमने बात की है। अब मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल तो अपनी ना कौम के नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और उनका कहना था कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्ते वेरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान की जो सरजमीन है वो टैलेंट से मालामाल है। और हम अपने इस सेगमेंट में जिसको आर्ट एंड आर्टिस्ट के नाम से भी आप पुकार सकते हैं, इसमें आपकी मुलाकात पाकिस्तान के बासलाहियत और टैलेंटेड लोगों से करवाते हैं। और आज भी मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही बासलाहियत मेहमान से करवाने जा रही हूँ जिन्हें एक ख़ास किस्म के आर्ट, नेल आर्ट में कमाल की महारत हासिल है। अब आप समझ रहे होंगे नेल आर्ट कौन सा, शायद जो लड़कियां नेल आर्ट करवाती हैं वो वाला नहीं जनाब, ये वो वाला नहीं है। ये कीलों वाला है कि कीलों की मदद से वो ऐसे पोर्ट्रेट्स बनाते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। और हजारों नौकीले कीलों को ऐसी महारत से लगाते हैं कि जनाब हकीकत का गुमा होने लगता है। और वो कई मशहूर शख्सियात की नेल पोर्ट्रेट्स भी बना चुके हैं। तो ये खुदादाद सलाहियत है, यहाँ पर उन्होंने ये आर्ट बाकायदा खुद से सीखा है।
आज तक किन किन शख्सियात के नेल पोर्ट्रेट्स वो बना चुके हैं, ये उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त अहमद अंसारी मौजूद हैं जो नेल आर्टिस्ट हैं। अहमद, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अहमद, सबसे पहले तो बताइए, ये जो मुनफरिद सा आर्ट आपने सीखा है, ये सीखा है या खुदादाद सलाहियत है आपके अंदर? ये मैंने सीखा नहीं कहीं से, ये मेरा अपना ही आइडिया और इसको मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। तो ये मैं फर्स्ट आर्टिस्ट हूँ कि जिसने ये आर्ट किया है। तो इसको 2 साल हो गए तकरीबन इस आइडिया पे मैंने काम किया है। तो मेरा शुरू से यही शौक़ था कि मैं कुछ मुनफरिद करूँ, मुख्तलिफ करूँ। अल्लामा इकबाल की शायरी से मैं मुतासर था कि दियारिश में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तो मेरा यही शौक़ था कि मैं कुछ मुख्तलिफ करूँ। उसके लिए 2-3 आइडियाज़ पे काम किया। तो फिर ये वाला जो आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसको फिर मैंने मज़ीद आगे लेके गया। तो शुरू से ही आपको या बचपन से एक होता है ना कि हमारे अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है कि हमें किसी चीज़ के लगन होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट के वाले से बचपन में आपको था? ये चीज़ें स्केचिंग करते थे? स्कूल लाइफ से मैं इसको स्केचिंग करता था। उसके बाद फिर मैंने अलहम्बरा में शॉर्ट कोर्स भी किया, 3 माह का स्केचिंग की, पेंटिंग की। तो उसके बाद मेरे यानी कि ज़हन में यही था कि मैं कुछ मुख्तलिफ करना है। तो पहले स्केचिंग से स्टार्ट किया, पेंटिंग पे आया, पेंटिंग पे 2-3 चीज़ों के टेस्ट किया आइडियाज़ पे, और ये वाला जो आइडिया इस पे मैंने काम किया। तो इसमें भी अब इनोवेशन मैं लेके आ रहा हूँ दिन ब दिन। पहले सिर्फ मैं ये ब्लैक जो कील है ना ये इस्तेमाल करता था, अब इसमें ये वाइट वाले भी करता हूँ, इसमें शेडिंग मजीद इम्प्रूवमेंट हो गई। ओके, ठीक है। तो अभी तक आप कितनी जो है वो पोर्ट्रेट्स बना चुके हैं? इसमें मैंने तकरीबन 60+ पोर्ट्रेट बना चुका हूँ, जो कि एक रिकॉर्ड है। यानी कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तो मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ, पूरी दुनिया में बहुत रेयर है, 2 या 3 होंगे। लेकिन जितनी कंटिन्यू इसी से मैं काम कर रहा हूँ ना, इतना कोई भी नहीं कर रहा। और जितने मैंने पोर्ट्रेट बनाए इतने किसी ने भी नहीं बनाए। और कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? ये तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए हैं। इसमें कोरोना का भी अरसा जो आया, वो गैप आया, वो भी इसी में है। तो अगर ना हो तो इसमें मैं और मजीद आगे जा सकता हूँ। तो इसमें मैंने स्टार्ट किया था अल्लामा इकबाल और कायद का रफली पोर्ट्रेट बनाया था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इमरान खान का पोर्ट्रेट बनाया था, आर्मी चीफ का, ISPR का, फिर शोहदा का बनाया, कश्मीर के लोगों का बनाया। उसमें भी काफ़ी सियासी समाजी शख्सियात का भी बनाया मैंने। रिसेंटली मैंने इमरान अशरफ का बनाया था पोर्ट्रेट। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन करके खुद अप्रिशिएट किया और मुझे शाउट आउट भी दिया इंस्टाग्राम पे। फिर मेरे से लाहौर में आए, मुलाकात भी की। अच्छा, तो वो बड़ा अच्छा रहा था। मतलब ये जर्नी जो है बड़ी अच्छी रही है आपकी। हाँ जी, और इसमें आप कोई ना कोई चीज़ नई सीखते रहते हैं इसके अंदर। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें जिस तरह अब मैंने जो इसमें नई इनोवेशन लेके आ रहा हूँ, जो कि एक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये एजाज़ हासिल होगा, जब मैं कंप्लीट करूँगा तो मैं दुनिया का पहला ऐसा आर्टिस्ट हूँगा। वो ये है कि इसको मैं अब कलर में लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब नेल जो है, जो कील है, वो कलरफुल भी हमें नजर आए। अच्छा, तो वैसे तो अगर आप 1-2 किसी ने किए भी हैं इंडिया में, या वो ये है कि इस तरह ये लगा के ना उसके ऊपर कलर कर दिया। ओके, तो वो स्टार्ट मैंने इसी से किया था, लेकिन वो असल आर्ट नहीं है। वो असल आर्ट ये है कि एक कील कलर हुआ अपनी अपनी जगह पे एडजस्ट हो। वो वाला आर्ट वो बड़ा मुश्किल है। मुझे तकरीबन 6-7 माह बस एक्सपीरियंस करने पे लगी। अभी भी मैं कर रहा हूँ एक्सपीरियंस, तो इंशाल्लाह वो जल्द कंप्लीट होगा। और ये बड़े खूबसूरत से पोर्ट्रेट्स अहमद जो है वो अपने साथ लेकर भी आए हैं, उस बारे में भी जानेंगे। लेकिन ये मेरे पास जो ये मस्जिद का मीनार आपने बनाया है, और ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पोर्ट्रेट है जो अहमद ने बनाया है। ये देख सकते हैं आपके कितना खूबसूरत है। और आप जब इसको देखते हैं तो आपको नहीं पता चलेगा कि जनाब ये नेल से बना हुआ है, ये कीलों से बना हुआ है। ये ऐसे ही लगेगा आपको शायद ये पेंसिल की स्केचिंग है, लेकिन मैं आपको ये दिखाऊं कि ये नेल है। ये जो हम घर में अपनी दीवारों पे लगाते हैं ना, कील लगाते हैं, और हमें ये लगता है कि शायद हम लोगों ने जो है तस्वीरें लगानी है उसके साथ, तो उसी के लिए यूज होता है। लेकिन जनाब इसके साथ आर्ट भी हम कर सकते हैं। तो अहमद, कितना टाइम लगता है आपको एक पोर्ट्रेट बनाने के अंदर? कितना टाइम इसको तकरीबन छोटा जो पोर्ट्रेट होता है ना, हाँ। वो मिनिमम यानी कि 1 हफ्ता लग जाता है इसको बनाने में। ये जो मस्जिद का मीनार बनाया, इसको कितना टाइम लगा? इसको 3-4 दिन लगे हैं, हाँ। बनने में। तो असल में जब भी कोई मैं बनाता हूँ ना, तो वो एक मेरे लिए नया ही होता है, हाँ। क्योंकि वो उसका कोई वैसे जिस तरह हम देख लेते हैं, ट्यूटोरियल देख लेते हैं यूट्यूब, तो ये मेरे लिए हर चीज़ नई होती है। तो इसका भी ये आइडिया था कि मैं पोर्ट्रेट बनाता था ना, अच्छा। तो उसमें मैं ये था कि वो मैं आज़ाद नहीं हूँ,
यानी कि जो तस्वीर है ना मैंने ऐसी बनानी वैसी ही आपने बनानी है। हाँ। तो इसमें फिर मैंने कहा कि मैं इसको लैंडस्केप में लेके जाता हूँ। फिर लैंडस्केप में मैंने एक्सपीरियंस किया तो वो भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो इसमें ये था कि मैं लाहौर की सकाफत सारी दिखाऊं। अच्छा। उसमें मैं काम कर रहा हूँ कि जितने भी लाहौर के व्यूज़ है ना उसको मैं इस आर्ट में कन्वर्ट करूँ और फिर उसको कहीं डिस्प्ले करूँ। वर्ल्ड सिटी में कामरान नशारी साहब ने भी देखा, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आप वर्ल्ड सिटी में जब मर्जी आए आप अपना डिस्प्ले करें। अच्छा। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो अब इसके अलावा भी और है लैंडस्केप जिसको आपने बनाए हैं? और हाँ जी, इसके अलावा भी मैंने जिस तरह मस्जिद वजीर खान का बनाया था वो अलहमरा में अभी डिस्प्ले किया हुआ मैंने। तो फिर बादशाह मस्जिद के 2-3 बनाए, मस्जिद वजीर खान के एक ये स्क्रीन पे भी लोग देख रहे होंगे पिक्चर। हाँ, वो मैंने मौलाना तारिक जमील साहब को मस्जिद वजीर खान का वो गिफ्ट किया था। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह यानी कि मैं कुछ इसमें इसको आर्ट को आगे लेके जा रहा हूँ। और इसमें मेरा माइलस्टोन जो ये अभी मैंने सेट किया है वो ये है कि इस आर्ट के जरिए मैंने पाकिस्तान का नाम जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और उम्मीद है कि आप ये तोड़ सकेंगे, जो रिकॉर्ड है या वहाँ पर बना सकेंगे। तो ये जो आपके पास जो ये पोर्ट्रेट पड़ा हुआ है, एक तो ये हमारे देखने वालों को बता दें है किसका, और दूसरा ये कि इसमें कितना वक्त लगा आपको इसको बनाते हुए? ये वाला पोर्ट्रेट जो है वो जो सोशल मीडिया जो है ज़फ़र सुपारी हैं उनका ये पोर्ट्रेट है। तो इसमें बड़ा टाइम, जिस तरह मैंने कहा हर पोर्ट्रेट मेरा मुख्तलिफ है। जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब का देखेंगे वो एक मुख्तलिफ पैटर्न में और मुख्तलिफ तरतीब से उनके कील लगे हुए हैं। और ये वाला देखेंगे इसमें बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बरीक कील ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं और इसमें 3 तरह के कील इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। एक तो ये जिसको हम आम जुबान में ब्रंजी कील कहते हैं, ठीक है, वो एक जो ये सफ़ेद है जो लकड़ी में इस्तेमाल होते हैं। और फिर इसमें एक ये वाले हैं जिसको मैंने ब्लैक शेड किया है, इसको स्प्रे करके ब्लैक किया, ठीक है, ये ताकि उसका शेड बन जाए। ये सिल्वर कलर के हैं, ये ब्लैक कलर के, इसको शेड दे दिया। फिर ये दाढ़ी में भी कहीं सिल्वर होंगे कहीं ब्लैक होंगे। तो इसमें तकरीबन 10 से 15 दिन लगे हैं ये पोर्ट्रेट बनने में। ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। और इसमें ये है कि एक दफ़ा जब ये लग गया ना कील तो ये रिमूवेबल भी नहीं है। अगर उतार भी दूंगा तो वो नीचे निशान छोड़ देगा। तो ये बड़ी केयरफुली एक करके लगाना पड़ता है। और ये वैसे तो अमूमन ऐसे होता है कि आर्टिस्ट जो लोग होते हैं वो रात को जाके काम करते हैं, तो ये दिन में करना पड़ता है क्योंकि उसको लगाने का शोर के लिए रोशनी चाहिए ना ज़्यादा, ताकि एक तो आपका हाँ शोर भी होता है ना जब हम लगाते हैं, तो इसलिए फिर दिन में ही सारा काम करना पड़ता है। और इसके लिए मैंने लहदा ऊपर कमरा भी सेट किया ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। तो मुझे बताइए फिर इस पे कितना, एक पोर्ट्रेट पे कितना खर्चा आ जाता है आपका जब इसको बनाना शुरू करते हैं? ये एक्सपेंसिव है, यानी कि नॉर्मल पोर्ट्रेट में तो एक पेंट ले आए एक दफ़ा तो वो आपका चाहे 6-7 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इसमें हर शीट भी चाहिए होती है जो कि ये 7-8 हज़ार रुपये की शीट है एक। तो उसके अलावा फिर ये कील भी इसमें चाहिए होती है काफ़ी ज़्यादा सारे। और सबसे ज़्यादा ये है कि टाइम टेकिंग बहुत है, मेहनत बड़ी लगती है। जैसे स्केच में बनाता था पहले, अब भी बनाता हूँ, उसका ये होता है कि वो 2-3 घंटों में बन जाता है और जो है ना उस पर फिर लागत भी नहीं आती और मेहनत भी नहीं इतनी आती। इसमें ये है कि इतना टाइम लगता है और अक्सर मेरे हाथ जख्मी रहते हैं लगाते हुए वो काफी टाइम। जब इसको आप नील लगा रहे होते हो, कील जब ठोक रहे होते हो तो अहमद इसके नीचे स्केचिंग करते हो? हाँ जी। या वैसे ही आप अंदाजे से लगा? पहले इसमें सिर्फ सिंपल सी हल्की सी लाइन ड्राइंग हो जाती है, सही। तो उसके बाद फिर 3D के पैटर्न पे इसको तरतीब से लगाना पड़ता है। यानी कि ये देखिए ना, अब इसमें अब आपको कहीं वाइट ना होंगे, कहीं ब्लैक होंगे, कहीं सिल्वर होंगे। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि ये अपनी शेप जब मुकम्मल हो जाए तो कौन सा कील कहाँ पे लगना है। ये बड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ये मेरा आइडिया बड़ा क्लिक किया। ये तुर्गत और बमसी आए थे जो आर्टिकल के, उन्होंने भी रिसीव किया और बड़ा अप्रिशिएट किया। अब उन्होंने अपने घर में डिस्प्ले किया हुआ। हाँ जी, साथ ले गए थे। फिर जिसके पास आपने उनकी पोर्ट्रेट बनाई थी या कुछ और बनाया था? जी पोर्ट्रेट उनका बनाया था। तो उन्होंने बड़ा वो मुतासर हुए, उन्होंने बल्कि मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया बड़ा अच्छा कि यू आर रियली आर्टिस्ट। तो फिर वो पोर्ट्रेट को पैक करवा के अपने घर लेके गया, वो कह रहे हमने लाजमी ले गया, उन्होंने डिस्प्ले किया अपने घर में। तो आपकी मुझे बताइए कितनी रेंज हो जाती है, मतलब कितने आप फिर डिस्पैच करते हो अपने, ये ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं आपको कि हमें कस्टमाइज्ड अपनी पोर्ट्रेट्स बनवानी है? तो मैं HR में जॉब करता था। अच्छा। तो लेकिन ये मेरा शौक था, तो इसको मेरा यही माइलस्टोन था कि मैं इसको अपने पैशन को ही प्रोफेशन बनाऊं। क्योंकि वो एक जॉब मेरा माइंडसेट आर्टिस्ट का था और मैं जॉब कर रहा था, तो वो मैं मेंटली भी
नहीं था खुश है, लेकिन इसको मैंने मेहनत करके इस पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे से ऑनलाइन बनवाते हैं। अच्छा। बड़ी डिमांड है मेरे काम की, और गिफ्ट देने के लिए बनवाते हैं, और गिफ्ट जितना मुनफरिद हो, मुख्तलिफ हो, उतना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑनलाइन लोग मेरे से बनवाते हैं। तो ये जो साइज़ है इसकी मेरी 20,000 जो है वो रेंज आ जाती है। वो रेंज यानी कि इससे स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर साइज़ पे डिपेंड करता है, साइज़ जितना बढ़ाते जाएंगे। तो इसमें फिर अल्लामा इकबाल का मैंने बनाया था, उसमें 40,000 नेल मैंने इस्तेमाल किए। वो अभी जो खुरम गुज्जर है सोशल एक्टिविस्ट, उनके घर में वो डिस्प्ले किया उन्होंने। अच्छा। तो उसके अलावा भी मुख्तलिफ जगहों पे मेरा काम किया हुआ है इंडिया में। तो अभी आप एग्जीबिशन लगा रहे हैं अपनी चीज़ों की, अपने? हाँ जी, नहीं अभी एग्जीबिशन तो है, लेकिन अभी मेरे माइंड में बस वो एक ही चीज़ अटकी हुई है कि मैंने इसको गिनीज में लेके जाना। तो मैं सारी अपनी एफर्ट उसके लिए लगा रहा हूँ, अब उसके लिए लगा रहे हैं, और इस पे काम करना है आपने इंशाल्लाह। और आप, हम बेस्ट विशेस आपके साथ हैं हमारी, कि आप इसी तरह अच्छा काम करें और आप एक दिन गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम बनाएंगे। अहमद हमारे साथ मौजूद थे, नेल आर्टिस्ट हैं, और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही नफीस काम उन्होंने किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और इस बारे में आपने हमारे साथ गुफ्तगू की है। और टैलेंट की कमी नहीं है, जिस तरह मैं बार बार अपने शो में कहती हूँ, और ख़ासतौर पर इस सेगमेंट में कहती हूँ कि बड़े ही बासलाहियत और मुनफरिद जो लोग हैं, जो टैलेंट है, हमारे शो में आते हैं और अपनी जो टैलेंट है या अपनी जो सलाहियत है उसको उजागर करते हैं, और हमें बताते हैं कि जनाब कितना टाइम लगता है, कितना जिद्दोजहद उन्हें करनी पड़ती है अपने माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। अब आपने जनाब मुझे इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।